जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ। आज हम बात करेंगे एलएसी के ऊपर चल रहे डिसएंगेजमेंट के बारे में। ये डिसएंगेजमेंट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये टाइमलाइन। 2020 मई 5-6 भारतीय सैनिक चीन सैनिकों से उत्तरी पेगोंगसो के इलाके में भिड़े। तकरीबन 250 भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई थी ये भिड़ंत। कई सैनिक हुए थे जख्मी। मई 9, 2020 भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में नाकुला के इलाके में हुई धक्का मुक्की। मई 19, 2020 भारतीय सेना ने शुरू की बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन। जून 6, 2020 पहली कोर कमांडर वार्ता। जून 9, 2020 गलवान के इलाके में शुरू हुआ आंशिक डिसएंगेजमेंट। जून 15-16 की रात 20 भारतीय सैनिक शहीद और कई अनगिनत चीनी सैनिकों की झड़प में हुई मौत। पत्थरों और डंडों का हुआ था इस्तेमाल। जून 18, 2020 10 भारतीय सैनिकों को किया चीनियों ने रिहा। जून 22, 2020 दूसरी कोर कमांडर वार्ता। अगस्त 28-30, 2020 भारतीय सैनिकों ने त्रिशूल की कई प्रमुख पहाड़ियों पर किया कब्जा। अगस्त 29 और सितंबर 8, 2020 के बीच में 4 अलग अलग इलाकों में चीनियों और भारतीयों के बीच में गोली चलने की खबर आई। सितंबर 4, 2020 भारत और चीन के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले, टेंशंस को कम करने पर जताई सहमति। सितंबर 10, 2020 भारत और चीन के विदेश मंत्री डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए हुए सहमत। नवंबर 6, 2020 8वीं कोर कमांडर वार्ता। चीन ने अपने सैनिकों को वापस हटाने पर जताई सहमति, लेकिन तरीके पर हुई असहमति। जनवरी 20, 2021 नकुला में फिर से हुई झड़प। जनवरी 24, 2021 नवी कोर कमांडर की वार्ता। जनवरी 24, 2021 हिंद और चीन की सेना ने फिंगर एरिया, साउथ बैंक और कैलाश रेंज से अपने अपने सैनिकों को हटाने पर बनाई सहमति। फरवरी 10, 2021 शुरू हुआ डी-एस्केलेशन। फरवरी 20, 2021 10वीं कोर कमांडर की वार्ता जारी। आइए अब एक नजर अगस्त 29-30 के ऑपरेशंस पर भी डाल लेते हैं। उस रात को कंबाइंड आर्म टीम्स ने यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इसमें ये सब शामिल थे। पहले चरण में इन्फेंट्री हाई मोबिलिटी व्हीकल्स में चढ़कर रिजांगला रिचिंगला कॉम्प्लेक्स के ऊपर कब्जा किया। पीएलए का रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ था कि भारतीय सैनिकों ने गुरुंग और मगर हिल पर भी चढ़ाई कर दी। चीनी सत्ते में थे। सुबह होते होते मोल्डो गैरिसन को तीनों तरफ से घेरा जा चुका था। 15 से 20 हजार पीएलए सैनिकों का अस्तित्व अब खतरे में आ चुका था। इसी समय उधर दूसरे छोर पर भी एक कार्रवाई चल रही थी। भारतीय सैनिकों ने फिंगर 4 और फिंगर 8 तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। चीनी सैनिक नीचे थे और इंडियन आर्मी ऊपर। जब तक चीनियों को समझ आता तब तक अनीला पास, अकूला पास पर भी भारतीय सेना काबिज हो चुकी थी। पीएलए को पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तो आपने देखा किस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने अगस्त 29 और 30 की रात को त्रिशूल और पेगोंगसो के उत्तरी छोर के इलाके में सैन्य कार्रवाई करके चाइना को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। चाइना उसके बाद में मजबूर हो गया और बाकी आने वाले कोर कमांडर वार्ताओं में वो बैकफुट पर नजर आता भी दिख रहा था, लेकिन मुंह भी छुपाना था। उसको मुंह भी छुपाना था क्योंकि वो एक सुपर पावर है और हिंदुस्तान से इस तरीके से मात खाना उसको मंजूर नहीं था। इस मुंह छुपाने का हल तलाशने के लिए कुछ समय जरूर लगा, लेकिन अंततः उसको पीछे हटना ही पड़ा। अब जब हम बात कर रहे हैं तो चीन की सेना पीछे मुड़ चुकी है। अपना लंगर, अपने तंबू, अपने जनरेटर सब उठाकर पीछे की ओर जाना उसने शुरू कर दिया है। पहले चरण का डी-एस्केलेशन समाप्त हो गया है और अब इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 10वें दौर की कोर कमांडर की वार्ता चल रही है। पहला फेज डी-एस्केलेशन का पेगोंगसो के नॉर्थ बैंक,
साउथ बैंक और कैलाश रेंजेस का रिचिंगला और रजांगला का इलाका है। यहां से सेनाएं पीछे हट गई हैं। टैंक, भारी हथियार, आर्टिलरी वगैरह वगैरह ये सब 100 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हैं। इनकी पुष्टि यूएवी की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से और पैनी दूरबीनों की मदद से हो चुकी है और इसी पुष्टि के बाद आज कोर कमांडर बैठकर अगले दौर की वार्ता कर रहे हैं, यानी कि 10वें दौर की वार्ता इस समय चल रही है। मसला होगा डी एस्केलेशन गलवान से लेकर गोगरा के इलाके तक का और इसके बाद फिर फाइनली देप्सांग के इलाके के डी एस्केलेशन के बारे में भी बात होगी। तो अभी तक पेंगोंग सो और कैलाश के इलाके में जो डी एस्केलेशन हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो सहमति अभी बनी है वो ये बनी है कि फिंगर 4 के इलाके से चीनी वापस हट गए हैं। हिंदुस्तान फिंगर 3 के पीछे धान सिंह थापा पोस्ट पर आ गई है और यह सहमति बनी है कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कोई भी मुल्क पेट्रोलिंग नहीं करेगा। यानी कि यह पहली बार हुआ है कि कागजों पर लिखा जाएगा कि यह इलाका बफर जोन है। यह पहली बार हुआ है कि चाइना ने लिखकर अपनी हद को माना है, स्वीकारा है और उससे पहले जो परसेप्शंस की लड़ाई थी वो हवा में थी, किसी कागज पर इस चीज को लिखा नहीं गया था। लेकिन अब पहली बार चीन अपने परसेप्शंस को कागज पे लिखेगा और हिंदुस्तान भी अपने परसेप्शन को कागज पर लिखकर चीन को बताएगा और इन दोनों परसेप्शंस के बीच का जो इलाका है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई पिछले साल मई के महीने में, अब उस इलाके को बफर जोन कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ हम गलवान से लेकर गोगरा तक के इलाके में देख सकते हैं, लेकिन एक फर्क है। गलवान से गोगरा के इलाके में ना चीन की सेना ने हिंदुस्तान के परसेप्शन में कदम रखा है, ना हिंदुस्तान की सेना ने चीन के परसेप्शन में कदम रखा है। जो कार्रवाई जून 15 और 16 की रात पिछले साल को हुई थी जिसमें 20 हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उधर कई सारे चीनी सैनिकों की भी मौत हुई। पिछले साल जून के महीने में भी एक कोर कमांडर की वार्ता हुई। 6 जून को एक कोर कमांडर्स की वार्ता हुई और 9 जून को दोनों मुल्कों की सेनाओं ने आंशिक तौर पर डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी। वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 और 16 जून की रात को दोनों सेनाओं के सैनिक आपस में भिड़ गए, पत्थरों से और डंडों से आपस में मुकाबला हुआ। हिंदुस्तान के 20 वीरों ने अपनी जान गंवाई और उधर चीनी सेना के भी कई सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। यह पहला मौका था 1962 के बाद कि दोनों सेनाओं के बीच में इस तरीके की कोई झड़प हुई जिसके अंदर दोनों सेनाओं के सैनिक मारे गए। वो बात और है कि चीन की तरफ से क्या संख्या है उसके ऊपर विरोधाभास और असमंजस बना हुआ है और अभी तक बना हुआ है। चाइना ने पहली बार जरूर कबूला है कि उसके 4 सैनिक उस झड़प में मारे गए, लेकिन दिलचस्प रहेगा तास न्यूज एजेंसी, रशिया की तास न्यूज एजेंसी, जिसने ये अभी कुछ ही दिन पहले खुलासा किया था कि चीन ने 45 सैनिकों को खोया था। और अगर आपको याद हो तो CIA की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 35 चीनी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। तो कितने सैनिक मारे गए हैं यह अभी तक पूरा तरह से क्लियर नहीं है। बहरहाल अब जो कोर कमांडर की वार्ता हो रही है इसके बाद यहां भी डी एस्केलेशन होगा, लेकिन सवाल यह है कि किस चीज का डी एस्केलेशन होगा, आप मेरे से पूछेंगे। अगर चीनी सेना हिंदुस्तान के परसेप्शन में नहीं है, हिंदुस्तान की सेना चीनी परसेप्शन में नहीं है, तो फिर मसला क्या है? तो मसला यह है कि अगर 93 से 2000 तक के बीच में जो चीनियों के साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट के मुआहदे हुए उसके तहत दोनों सेनाओं को LAC के अपने अपने तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहिए, लेकिन यहां पर अभी ऐसा नहीं है। बहुत भारी घातक हथियारों के साथ दोनों सेनाएं इस 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर खड़ी है और किसी छोटी सी चिंगारी के चलते ये दोनों सेनाएं आपस में कभी भी भिड़ सकती हैं। सिचुएशन एक्चुअली टेंस और गंभीर है। इस चीज की डी एस्केलेशन करना बहुत जरूरी है। और आगे
आगे जब ये बीच वाले सेक्टर का डीएस्केलेशन हो जाएगा, बीच वाले सेक्टर का मेरा मतलब है ये तनातनी का जो सेक्टर, देप्सांग, गलवान, गोग्रा और पेंगोंग सो कैलाश, अगर ये तनातनी के इलाके को बांटा जाए तो देप्सांग उत्तरी इलाका, गलवान से लेकर गोग्रा तक सेंट्रल या बीच का इलाका, और पेंगोंग सो नॉर्थ बैंक से लेकर और कैलाश की रेंजेस तक, और मैं कहूंगा कि देमचौक तक ये साउथ का इलाका। तो अभी ये बीच के इलाके के अंदर ये तनातनी कम होगी, डीएस्केलेशन होगा, और फिर उसके बाद में तीसरे चरण में देप्सांग की बात होगी। देप्सांग की कहानी भी उसी तरीके से दिलचस्प है। वहां भी एक दूसरे के सैनिक एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ उन्होंने नहीं करी है। फर्क इतना है कि हम चीनियों को उनकी परसेप्शन लाइन तक पेट्रोलिंग करने से रोकते हैं और हमें चीनी अपनी परसेप्शन लाइन पे पेट्रोलिंग करने से रोकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे को अपने अपने परसेप्शन पर आने नहीं देते। यानी कि यह भी इलाका अब आने वाले समय में बफर जोन में तब्दील हो जाएगा। चीनी सैनिक अपने इलाके में बैठेंगे, हम अपने इलाके में बैठेंगे, और बीच का इलाका बफर जोन हो जाएगा। यहां पर दोनों को पेट्रोलिंग करने की अनुमति नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इस पूरे खेल का मतलब क्या है? किसने क्या खोया, क्या पाया? हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। हिंदुस्तान ने अपने 20 वीर सैनिकों को खोया, लेकिन जो इन वीर सैनिकों की क्या बलिदान था, उसके एवज में जो पाया वो बहुत बहुत बड़ा है। इसके बाद हिंदुस्तान का पूरा परिप्रेक्ष्य बदली हो जाता है। अब हिंदुस्तान वो वाला हिंदुस्तान नहीं रहा जो कभी किसी समय चाइना की धमकी और चाइना की दादागिरी को अपनी दुम टांगों के बीच में दबाकर चुपचाप सह लेता था। आपको मैं याद दिलाऊंगा 2013 में जब चीनी देप्सांग में घुसे थे तो हमारे देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये एक खूबसूरत महिला के गाल पर जैसे एक मुहासा हो, उसी तरीके से है। जैसे मुहासा चले जाता है समय से, ऐसे ही चीनी सैनिक भी चले जाएंगे। हमने कोई जमावड़ा नहीं किया, हमने कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करी और हम चुपचाप बैठे रहे, हम डर गए। लेकिन 2013 के बाद हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, इस इलाके में रोडों का निर्माण किया, बड़े बड़े भारी पुल बनाए, और ऐसा होने से हम बड़ी संख्या में सैनिकों को कम से कम समय में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम हुए। अब जब चाइना ने हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश करी तो हमने 90,000 सैनिकों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमारा जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो भी बहुत बड़ा है। 2013 में हमारे पास एक आर्मर्ड रेजिमेंट ले के पास होती थी, जिसको हम देप्सांग में ले जा नहीं सकते थे। हम तांगसे के आगे भी ले जाने में असक्षम थे और हम बहुत थोड़े से इलाके में इन टैंकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। लेकिन आज हमारे पास 3 से 4 रेजिमेंट टैंकों की हैं। T-90 टैंक, दुनिया के बेहतरीन टैंक, इस समय लेह लद्दाख में डिप्लॉयड है। हमारे पास धनुष जैसी मीडियम गन्स हैं, हमारे पास पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, स्मर्च रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल्स वहां पर तैनात है, आला किस्म की दूरबीनें हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स गनशिप है और फाइटर एयरक्राफ्ट्स की भी तैनाती है। यह सारा माहौल बदली कर देता है और इससे जो माहौल बदली होता है उससे चीनी जो है घबरा गए हैं। इसीलिए चीन जो है आज पीछे हटने को तैयार हो गया है। यह याद रहे कि शी जिनपिंग को कोई सपना नहीं आया था, कोई दिव्य वाणी नहीं हुई थी कि उसने अचानक से बोला कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ भाइयों और पीछे चले जाओ। ये हिंदुस्तान के मजबूत इरादे थे और वो बुलंद इरादों की वजह से ही चीनियों को पलक झपकनी पड़ी और अब वो वापस जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान भी इसको देखकर बहुत परेशान होंगे, क्योंकि चीनी पाकिस्तानियों के अब्बा हैं और अब अब्बा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पीछे की ओर चल पड़े हैं। पाकिस्तान भी घबरा रहा होगा, इमरान खान को भी टेंशन होगी, बाजवा को भी नींद नहीं आएगी, उसके फिर से पैर कांपेंगे, माथे पर फिर से पसीना आएगा कि अगर चीन की तनातनी के बाद
हिंदुस्तान ने पीओके का रुख कर लिया तो क्या होगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है। यह जीत 1962 का बदला लेने के समान है और मैं इसको साइलेंट वॉर कहता हूं जो 9 महीने चला। इस 9 महीने के बीच में हमने बहुत कुछ पाया। उधर चीनियों ने सब कुछ खोया। जिस चीज के लिए वो आए थे, ना उनको पॉलिटिकल एम्स उसके सिद्ध हुए, ना मिलिट्री एम सिद्ध हुए। और यह पहली बार हुआ कि जहां पर चीनी आए थे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, डिफेंस बनाए थे, वो आज अपना डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर वापस जा रहे हैं। शर्म की बात है कि इतना बड़ा मुल्क, अपने आप को सुपर पावर जो कहलाता है, आज वो हिंदुस्तान के सामने उसने घुटने टेक दिए। लेकिन हमें बहुत जल्दी जश्न मनाना नहीं शुरू कर देना चाहिए। हमें पूरा एहतियात बरतना चाहिए, हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये चीनी है। चीनी अपने वायदे से मुकर जाए और कब मुकर जाए ये कोई पता नहीं है। बहरहाल, तो अभी तक के अपडेट्स यहीं तक के हैं। आगे किस तरीके से कहानी डेवलप होती है, इसके लिए एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।